Very good afternoon to everyone. Welcome to the Thought Tree. We are here with 25th January The Hindu Analysis. आज का जो पहला टॉपिक है, it is related to accommodative fiscal policy as well as monetary policy. पूरा एडिटोरियल था ये, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट था. इसमें कोरोना के बाद फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या प्रोस्पेक्टस है वो बताया गया है कि कैसी रहेगी, क्या स्पेकुलेशंस है, क्या एक्सपेक्टेशंस है. और खासकर अभी बजट आने वाला है फेब में, फर्स्ट फेब को. तो बजट आने से पहले ओपिनियन आते रहेंगे, आपको देखने को मिलेगा हर दिन पेपर में नए नए ओपिनियंस होंगे. ओपिनियंस रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू बजट, कि बजट में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, किस चीज पे एम्फेसिस करना चाहिए, किस सेक्टर पे एम्फेसिस करना चाहिए, है ना. फिस्कल पॉलिसी में क्या चेंज करने चाहिए. तो ये सब ओपिनियन रहेंगे. तो कुछ ओपिनियंस आए हैं निकल के, ये हम देखते हैं. तो फर्स्ट न्यूज इज दैट the fiscal policy and monetary policy at present should be accommodative in nature. देखो fiscal policy क्या होती है? Fiscal policy, I told you in earlier classes as well, is related to government expenditure and taxes, है ना. इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है और ग्रोथ इंश्योर करती है. ग्रोथ कैसे करनी है? एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑलवेज रिलेटेड टू आरबीआई विच इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना. मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जिसके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करता है इकोनॉमी में. मनी सप्लाई कंट्रोल करना मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन को टारगेट में रखना. इंडिया का इन्फ्लेशन टारगेट क्या है? 4 ± 2%. इस ब्रैकेट में इन्फ्लेशन रहना चाहिए. मनी सप्लाई क्या होती है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी में कितनी करेंसी प्रेजेंट है, करेंसी इन सर्कुलेशन, राइट. बहुत डिटेल में अभी नहीं जा सकते इसमें हम. तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का अकोमोडेटिव होना, मतलब अकोमोडेटिव क्या होती है? एक होती है एक्सपेंशनरी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी. तो अकोमोडेटिव क्या होती है? एक्सपेंशनरी होती है. अकोमोडेटिव मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी वो होगी जिसमें डिसीजंस ऐसे लिए जाएंगे जिससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में मेंटेन रहे, कम ना हो, और ग्रोथ मेंटेन रहे. दैट इज अकोमोडेटिव पॉलिसी. ठीक है, अकोमोडेटिव पॉलिसी. नाउ सी, आरबीआई इज, यहाँ पर न्यूज में क्या था कि आरबीआई इज एक्सपेक्टेड to increase interest rates to prevent drain or outflow of capital towards US. See, ये पूरा सिनेरियो आपको देखना चाहिए. इस साल भी प्रीलिम्स में देयर वाज अ क्वेश्चन कि फेड रिजर्व क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेंट्रल बैंक का नाम है. जैसे हमारे सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? आरबीआई. ऐसे यूएस फेडरल रिजर्व उनके सेंट्रल बैंक का नाम है. होता क्या है? हम इंटरकनेक्टेड हैं, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, ठीक है. एक सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी चेंज से दूसरे सेंट्रल बैंक या दूसरी इकोनॉमी पे भी बहुत तरीके से इम्पैक्ट होता है. और यूएस जैसी स्ट्रांग इकोनॉमी जिसकी करेंसी भी बहुत स्ट्रांग है, अगर उसमें कोई चेंज होता है उनकी मॉनेटरी पॉलिसी में, तो इंडिया इज डेफिनेटली अफेक्टेड बाय दैट, है ना. ये क्वेश्चन आया भी था कि क्या फेड रिजर्व की पॉलिसी चेंज होने से इंडिया की पॉलिसी पे चेंज आएगा? डेफिनेटली आएगा. 2021 के ही प्रीलिम्स में पूछा गया था, राइट. सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूज ये है कि यूएस फेड रिजर्व इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट. ये उम्मीद की जा रही है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा. इंटरेस्ट रेट क्या होती है? जिस रेट पे लोन मिलता है, जो रेट डिपॉजिट पे आपको मिलती है बैंक में डिपॉजिट करने पे, तो जनरल इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ी हुई रहेंगी. ये क्यों? इंटरेस्ट रेट कब बढ़ाई जाती है? तब बढ़ाई जाती है जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है. अभी क्या हुआ? कोरोना के टाइम पे पेंडेमिक था, गवर्नमेंट हर कंट्री की गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ा रही थी, इकोनॉमी में खर्चा कर रही थी. मनी सप्लाई जब ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन होता है. क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसा लिमिटेड गुड्स को चेज करता है. जब आपके पास पैसा ज्यादा है लेकिन गुड्स तो लिमिटेड है, ठीक है, प्रोडक्शन लिमिटेड है, प्रोडक्शन तो उतना नहीं हुआ पेंडेमिक के टाइम पे, लेकिन गवर्नमेंट स्टिमुलस दे रही थी, कुछ पैसा इनफ्लो कर रही थी, मार्केट में इन्फ्यूज कर रही थी. So what happens is when large sum of money chases few goods, तो प्राइस इंक्रीज होगी. आप किसी चीज की डिमांड करते हो, डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं. तो द प्रोड्यूसर विल चार्ज यू अकॉर्डिंगली, राइट. तो इन्फ्लेशन मनी सप्लाई होने से हमेशा बढ़ता है. मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको हम मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं.
अब मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में एक काम ये भी होता है, जैसे इंडिया में रेपो रेट होती है, ठीक है, रेपो रेट हमने पढ़ी है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट बढ़ाना मतलब रेपो रेट बढ़ा देते हैं। रेपो रेट क्या होती है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, दैट इज विद इन 90 डेज। अब उससे क्या होगा, अगर किसी भी लोन की इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी तो लोन कम लिया जाएगा, ठीक है, लोन कम लेंगे तो आगे लोन कम देंगे, ऑलराइट। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। यूएस में भी क्या है, पैंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट ने पैसा बहुत इन्फ्यूज किया, करना पड़ा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन प्रोडक्शन तो हुआ नहीं, तो डिमांड गुड्स तो उतने ही थे, प्रोड्यूस गुड्स उतने ही थे, लेकिन मनी सप्लाई ज्यादा थी, विच वॉज चेजिंग, डिमांड ज्यादा थी, चेजिंग अ फ्यू गुड्स, तो उससे इन्फ्लेशन हुआ। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाएंगी। अब यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाएगा, इसके क्यों चांसेस हैं, वो हमको तब समझ आएगा जब यूएस की इंटरेस्ट रेट बढ़ने का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, पहले हम वो देखेंगे, राइट। सो लेट अस सी how increase in interest, I is here is interest rate by US Fed Reserve, which is the Central Bank of United States of America, affects India. कैसे अफेक्ट करता है, राइट। पहली चीज, इंडियन बॉन्ड बिकम लेस अट्रैक्टिव, इस पे हम बाद में आते हैं, पहले ये देखें कि इससे कैपिटल आउटफ्लो होगा। कैपिटल आउटफ्लो, कैपिटल मतलब कोई एसेट जो आपकी इनकम जनरेट कर रहा है। कैपिटल आउटफ्लो कैसे होगा कि यूएस फेड रिजर्व में इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, ठीक है, वो अपना क्या करेंगे, पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टर्स विल ट्राई टू गेट बैक देयर मनी एंड डिपॉजिट इन यूएस में जाके डिपॉजिट करेंगे। सी, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, हमारे यहाँ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं, राइट। कोई ना कोई यूएस से भी हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा होगा। अब सी वो क्या रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो दोनों पे बढ़ती है, जिस रेट पे लोन मिल रहा है और जो रेट आपको बैंक में पैसा डिपॉजिट करने पे मिल रही है। तो अगर आपको बैंक में पैसा डिपॉजिट करने पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रही है और आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कम कर रखा है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पर आपको रिटर्न कम मिल रहा है, तो आप कहाँ जाना चाहोगे, वहां से अपना पैसा विड्रॉ करके यू वुड प्रेफर कि आप ऐसी जगह डिपॉजिट करो जहां आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिल रही है, क्योंकि इन्वेस्टर का हमेशा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट, राइट। तो वो क्या करेंगे, इंडिया में उन्होंने जहां जहां जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, जैसे एफआईआई होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अलग अलग तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के, यहाँ से इंडिया से अपना पैसा विड्रॉ करेंगे, इंडिया से अपना पैसा विड्रॉ करेंगे, यूएस में जाके डिपॉजिट करेंगे बैंक में या जहां भी उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। क्यों, क्योंकि उनपे उनको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है यूएस फेड रिजर्व ने। So this one impact is capital outflow, right? Second is decline in foreign institutional investment for companies in India. हमारे यहाँ जो कंपनीज होती हैं उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, डोमेस्टिक से भी आता है, इंटरनेशनल भी आता है। इन्वेस्टमेंट आने के तीन तरीके होते हैं, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो डायरेक्ट हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स डायरेक्ट हमारे यहाँ किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट कोई कंपनी ही खोल लेते हैं, वो होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो के थ्रू, यानी किसी चीज के थ्रू, जैसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन का कोई इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज होती है इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पर क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, जब उनको पता है कि हमारे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, अभी इंडिया में कम है रिलेटिवली, जब तक आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता नहीं है तो यूएस में ज्यादा रहेंगी, क्योंकि यूएस के सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दिया और आरबीआई में अभी चेंज नहीं किया, उसको आरबीआई ने चेंज नहीं किया, तो उनको हायर रिटर्न जहां मिल रहा होगा वहां जाएंगे। दूसरी चीज, कंपनीज जब ऑपरेट करती है तो उनको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है, ठीक है, वो कैपिटल इकट्ठा करना, मोबिलाइज करना, उस फंड को मोबिलाइज करना इतना आसान नहीं होता। तो वेंचर कैपिटल भी होता है, किसी का शेयर होगा इसमें, है ना, तो वो उनके लिए विड्रॉ करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो वेंचर कैपिटल में नहीं है, जिन्होंने जनरल इन्वेस्टमेंट किया है, वो अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करेंगे, वो ये चाहेंगे कि हमारा पैसा ऐसी जगह डिपॉजिट हो जहां पर हमको ज्यादा रिटर्न मिले। यूएस के बैंक ने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं तो उनके डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है
वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगेन यहाँ से पैसा उठा के वो वहां ले जाना चाहेंगे। तो क्या होगा, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था वो, सॉरी ज्यादा हो रहा था वो कम हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड इम्पैक्ट, FII भी हमारे यहाँ कम हो जाएगा, राइट। अब देखो कोरोना के टाइम पे देयर वाज अ न्यूज कि कोरोना में इन्वेस्टमेंट वैसे तो कम हुआ है, लेकिन पर्टिकुलरली FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ गया, क्योंकि वहां पे उनको इतना रिटर्न नहीं मिल रहा था, है ना। तो दे वर इन्वेस्टिंग इन इंडिया एट दैट टाइम, तो इंडिया में तब इन्वेस्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आया। लेकिन अब क्या है, यूएस इज एक्सपेक्टेड कि अब वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है, पहले कम थी तो उतना रिटर्न नहीं मिल रहा था, अब वो बढ़ा रहा है तो वहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो ये उधर शिफ्ट हो जाएंगे, ओके। अब एक होता है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड क्या होता है, जैसे शेयर किसी कंपनी में आपको शेयर देते हैं, उसकी ओनरशिप में, प्रॉफिट में, स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, डिबेंचर्स होते हैं, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लोन लेने का तरीका होता है, एक पेपर होता है। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड मतलब एक एग्रीमेंट किसी के बीच में, एक पेपर है। सपोज इसमें फेस वैल्यू लिखी है ₹100 और इसका जो इंटरेस्ट रेट इस पे आपको मिलना है वो है सपोज 10%, इसका मेच्योरिटी पीरियड है सपोज 1 ईयर, यानी इस बॉन्ड की प्राइस जो है वो है ₹100। अगर आप खरीदोगे किसी से तो आपको ₹100 उसको देना और ये बॉन्ड आपके पास होगा। वो आपको क्या प्रॉमिस कर रहा है एग्रीमेंट में कि आपको 1 साल तक उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने एक ऐसी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट किया जहां पर आपने ₹100 दिया और उससे आपको 10% इंटरेस्ट 1 साल तक मिल रहा है, राइट। तो यू आर इन अ बेटर पोजीशन, ये भी इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है, ओके। तो ये होता है बॉन्ड। बॉन्ड मार्केट अलग तरीके से काम करता है। बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट रेट में और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। वो कैसे, सपोज किसी सेंट्रल बैंक ने जनरल इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, जैसे यूएस ने बढ़ा दी, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट जनरल बढ़ गई, वो इंटरेस्ट रेट स्टॉक मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होंगी रिफ्लेक्ट, तो वहां पर भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी। अब अगर बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है, इंटरेस्ट क्या होता है, यील्ड मतलब जो उससे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अब फेस वैल्यू तो सेम रहेगी 100, लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट कितनी थी, इंक्रीज हो गई से 11% हो गई, ओके। पहले फिक्स कितनी हुई थी 10%। तो कायदे से अब मिलना कितना चाहिए, देखो बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट में और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होती है तो प्राइस ज्यादा होती है, तो प्राइस कम हो जाती है, इंटरेस्ट रेट कम होती है तो प्राइस बढ़ जाती है। वो कैसे, 11% मिलना चाहिए था क्योंकि इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, लेकिन एग्रीमेंट बॉन्ड के हिसाब से फिक्स क्या थी 10%, तो 100 का 10 ही आपको अभी 10% ही मिल रहा है। लेकिन मार्केट में अभी इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है 11% फॉर एग्जाम्पल, तो मिलना कितना चाहिए था 11%, लेकिन अब नहीं मिल रहा, ठीक है। तो लोग कम डिमांड करेंगे इस बॉन्ड को कम क्यों डिमांड करेंगे, क्योंकि अब नए जो बॉन्ड आएंगे, ये तो पहले से फिक्स जो था ये चेंज नहीं होगा, ओके 10%। जो नए बॉन्ड आएंगे उसमें 11% मिलेगा, यानी 11 मिलेगा आपको। तो आपको इंटरेस्ट जिसमें ज्यादा मिलेगा उसी तरफ आप जाओगे ना, तो उस बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी और इस बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी, इस बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस भी गिर जाएगी, कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से प्राइस कम हो गई। अब कोई ना कोई जो इसको बेचना चाहेगा वो क्या करेगा, कम प्राइस में बेचेगा। सपोज 100 की जगह 98 में कोशिश करेगा कि इसको मैं सेल आउट कर दूं, उस पोजीशन पे जाने से पहले जब मुझे ज्यादा नुकसान होने लगे, ठीक है। तो आया रिलेशन समझ में, देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट ऑफ अ बॉन्ड एंड इट्स प्राइस और फेस वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा था 10% फिक्स था, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है इकोनॉमी में, तो यहाँ भी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गई तो इसकी प्राइस कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी प्राइस में क्या होगा, सपोज 10% मिल रहा था, अब ये तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये तो फिक्स था, 11% नहीं मिल रहा। अब जो इसको खरीद रखे थे उन्होंने तो खरीद लिया, लेकिन नए लोग इस बॉन्ड की डिमांड ज्यादा नहीं करेंगे,
जब डिमांड ज्यादा नहीं करेंगे तो इसको खरीदना कोई नहीं चाहेगा, तो ये लोग चाहेंगे कि कम प्राइस पे कैसे पैसे निकाल दें, प्राइसेस कम हो गई तो ऐसे इन्वर्स रिलेशन होता है। ये समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि यूएस के सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से हमारे बॉन्ड मार्केट पे क्या असर हो सकता है, राइट। गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करती है लोन लेने के लिए पब्लिक से, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए ट्रेजरी बिल्स इशू होते हैं, ठीक है। तो वो सब मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी इंस्टेंसेस है। नाउ सी इंडियन बॉन्ड्स विल बी लेस अट्रैक्टिव, इंडियन बॉन्ड्स विल बी लेस अट्रैक्टिव एज यील्ड ऑफ यूएस बॉन्ड राइजेस। यील्ड मतलब इंटरेस्ट रेट जो मिल रही है, बॉन्ड यील्ड मतलब बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब ये इट इज सेइंग कि इंडियन मार्केट में जो बॉन्ड्स हैं वहां अगर इन्वेस्ट करते तो उससे उनको कम इंटरेस्ट मिल रहा था, अब यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कोई भी इन्वेस्टर ज्यादा इंटरेस्ट रेट में इन्वेस्ट करना चाहेगा या कम में करना चाहेगा, ज्यादा में, तो इंडियन बॉन्ड मार्केट इससे अफेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि हायर इंटरेस्ट रेट बॉन्ड प्राइस will fall because of new bonds coming offering higher returns to reflect the higher overall rate। ये वो चीजें जो मैंने अभी एक्सप्लेन की कि क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रही हैं तो जो पुराना बॉन्ड है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी प्राइस कम हो जाएगी, नए बॉन्ड में लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारे बॉन्ड में अगर कम इंटरेस्ट मिल रहा होगा, कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, तो क्या होगा, लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, हमारे वाले की डिमांड कम हो जाएगी। ओके, हमको कम इंटरेस्ट रेट नहीं चाहिए ना, इन्वेस्टर्स को ज्यादा चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं अगर इंडिया में, उसकी बजाय यूएस में करेंगे, और जिन्होंने कर रखा होगा वो अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, तो कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा, हमारे यहाँ से पैसे का, कैपिटल का ड्रेन होना शुरू होगा यूएस की तरफ किसी भी इकोनॉमी से। तो क्या होगा, यूएस की इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हमारा बॉन्ड मार्केट तक अफेक्ट होगा, हमारे यहाँ से फाइनेंशियल रिसोर्सेज वहां जाते जाएंगे, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव नहीं रहेगा अगर ज्यादा रिटर्न नहीं दिया उनको तो। ओके, दैट इज क्लियर। तो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। दूसरी चीज जो आर्टिकल में हाईलाइट की गई थी, आर्टिकल में ये बोला गया कि जैसे बजट आ रहा है तो सजेशंस आ रहे हैं, ओपिनियंस आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से हमारी ग्रोथ अफेक्ट हुई है, अब उसको वापस रिकवरी पे हम कैसे लाएं। तो पहला तो क्या था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अकोमोडेटिव रहे, यानी जैसे सिचुएशन डिमांड करती है वैसे हम अकोमोडेट करें, राइट। और उसमें भी दो होती है, एक होती है एक्सपेंशनरी, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी विच एम्स एट इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई जब डिफ्लेशनरी सिचुएशन होती है, और कॉन्ट्रैक्शनरी डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होती है, राइट। तो पहला सजेशन ये दिया कि आप अपनी पॉलिसीज को अकोमोडेटिव रखो, जैसे जैसे नीड अराइज होती उसके हिसाब से अपने डिसीजन लो, ठीक है। तो आरबीआई इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, क्यों, क्योंकि अगर नहीं किया तो हमारे यहाँ से कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा। दैट एंटायर थिंग इज क्लियर। मूविंग अहेड, सेकंड सजेशन व्हिच इज गिवन हियर इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जाए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है, राइट। एक होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट इन्वेस्टर्स, हाउस होल्ड जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो। दूसरा पब्लिक करती है, यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है, यानी गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करे उसको इंक्रीज करना है on infrastructure in particular, investment in general and infrastructure in particular। इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है और वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों फोकस किया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बैकबोन होती है डेवलपमेंट की। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रोड अच्छी होंगी, तो ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, फैक्ट्रीज तक जाना आसान होगा, वहां से मार्केट में आना आसान होगा, सारी चीजें इजी हो जाएंगी, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे हमारी ग्रोथ वापस होने लगेगी। दिस इज द सजेशन व्हिच हैज बीन गिवन। अनदर थिंग इज, हाँ, एक और चीज यहाँ लिखी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करने से क्राउडिंग इन होगा। क्राउडिंग इन क्या होता है, एक हमने देखा था पहले एनालिसिस में, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। मतलब क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ जाता है, रेवेन्यू कम होता है, तो गवर्नमेंट बोरो करती है। गवर्नमेंट जब मार्केट से बोरो करती है तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए फंड कम बचता है, फंड कम बचता है तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं बैंक, बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, तो कमर्शियल जो इन्वेस्टर्स हैं वो कम लोन लेते हैं, कम लोन लेंगे कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में क्राउडिंग इन होगा, यानी ऑपोजिट ऑफ क्राउडिंग आउट। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में तो अच्छे रेवेन्यू जनरेट होंगे, तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे,
है ना, ग्रोथ बढ़ेगी ना, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी तो लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने से और डेवलपमेंट होगा, जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी कंट्री में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो ओवरऑल इनकम सबकी इंक्रीज होगी और फाइनली जीडीपी इंक्रीज होगी, राइट, सो दैट इज क्राउडिंग इन। अनदर रिकमेंडेशन गिवन इज कि फिस्कल डेफिसिट को कम रखना चाहिए, तो जब भी बजट आएगा उससे पहले ऐसे ओपिनियंस आते रहेंगे। डेफिनेटली गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट एक टारगेट में रखनी होती है, जैसे एफआरबीएम ने 3% सजेस्ट किया था, लेकिन वो जनरली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ब्रीच हो जाता है, जैसे पैंडेमिक में एक्सपेंडिचर ज्यादा था, रेवेन्यू कम आया तो डेफिसिट थी 6.5% के आसपास अभी चल रही है। Now there was a news regarding duties and rights. एक कंसेप्ट इसमें हाईलाइट किया गया कि राइट्स की हम डिमांड करते हैं और ड्यूटीज अपनी भूल जाते हैं, ठीक है। राइट्स क्या होते हैं, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ना, यूएस इज ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, तो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिविजुअल्स के ग्रुप के राइट्स को रिस्पेक्ट करती है, मोरली एज वेल एज इंस्टीट्यूशनली, क्योंकि लीगली रिक्वायर्ड है और मोरली रिक्वायर्ड है। दूसरा, duties both legal and moral are to be cherished in order to reinforce those rights. अगर हम राइट की डिमांड करते हैं, अगर हम ये अधिकार चाहते हैं कि हमको क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी चाहिए, तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, वरना गवर्नमेंट हमारे लिए कहीं से आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट तो क्रिएट करेगी नहीं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन ऑलवेज यूज दिस इन एथिक्स और इन एसे, दैट राइट्स एंड ड्यूटीज बोथ आर इंटरवोवन, they go together, they go hand in hand, they can't be separated. If you want rights, you have to perform your duties, right? They complement each other. Now there was this news devastating impact of स्कूल क्लोजर्स। पेंडेमिक के टाइम में जो स्कूल काफी टाइम से बंद रहे, उसका इंडिया में बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जितने भी इवेंट्स को हमने करेक्ट करने में इतने साल लगाए थे, वो वापस आने में 2 साल नहीं लगे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की, चिल्ड्रन की खासकर मेंटल हेल्थ जो है वो रिड्यूस हो रही है, कॉग्निटिव कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन गैजेट्स पे उनकी डिपेंडेंस इंक्रीज हो गई है, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हो पा रही, क्लासेस नहीं हो पा रही, कुछ बच्चे तो एक्सेस भी नहीं कर पा रहे, है ना, क्लासेस ले भी नहीं पा रहे, ऑनलाइन भी नहीं ले पा रहे। तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट करने से जो अभी हमको करना पड़ा, उसके बहुत डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सेकंड इज माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन वर्जन हो गया। माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, खाना नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट ने क्या स्कीम चलाई थी, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते स्कूल आना, उनके लिए क्या है, मिड डे मील प्रोग्राम का इंसेंटिव दिया कि आप बच्चों को स्कूल भेजो और हम उनको खाना भी देंगे, मिड डे मील देंगे, उसी बहाने कम से कम उनको प्रॉपर खाना मिलता था, न्यूट्रिशन मिलता था। अब ऑनलाइन पढ़ तो रहे हैं, सपोज ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन मिड डे मील तो नहीं मिल रही, तो मिड डे मील वाला एस्पेक्ट से चला गया और उन लोगों के पास कहाँ ऑनलाइन एक्सेस होगी, जो ऑफलाइन ही आने को तैयार नहीं थे, उनके पास कहाँ ऑनलाइन एक्सेस होगी। तो दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग इज माल न्यूट्रिशन इंक्रीज हो रहा है, मिड डे मील प्रोग्राम्स भी काम नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि स्कूल बंद है। ऑनलाइन खाना कैसे खिला सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं, खाना तो नहीं दे सकते, राइट। अनदर थिंग इज चाइल्ड लेबर इंक्रीज हो गई है। चाइल्ड लेबर इंक्रीज हो गई, जो फैमिली, कुछ बच्चे हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, देयर फैमिलीज, तो उन पे तो बर्डन आ ही गया, अब उनको काम करना पड़ रहा है ना, एजुकेशन छोड़ के। दूसरा, जो बच्चे जिनकी फैमिलीज अभी भी है लेकिन पुअर, बहुत पुअर फैमिलीज से आते हैं, जिन पे ये बर्डन डाला जाता है कि आप घर में कमा के लाओ। कई बार ये आर्ग्यूमेंट देखने को मिलता है स्कूल ना भेजने का कि अगर ये स्कूल चले जाएंगे तो घर में हमारी कमाने में मदद कौन करेगा, 2 टाइम की हम रोटी नहीं खा पाएंगे, राइट। तो वो चीज अब निकल के आ रही है। क्यों? क्योंकि पहले तो स्कूल चल जाते थे तो उनसे लेबर नहीं करवा सकते थे जबरदस्ती, अब स्कूल नहीं जा रहे तो चाइल्ड लेबर इंक्रीज होती जा रही है, बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है। तो ये कुछ डिवास्टेटिंग रिजल्ट हैं। ये सब कम करने में हमने सालों के एफर्ट्स लगाए थे, बहुत स्कीम्स हम लेकर आए थे, लेकिन इनको वर्जन होने में 2 साल नहीं लग रहे, ठीक है। Another important world news is here
NATO and Russia tension. We have already covered it in detail in earlier classes. NATO और रशिया के बीच में क्या टेंशन चल रही है? NATO is what? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नाटो बेसिकली क्यों बनाया गया था? नाटो इसलिए बनाया गया था कि जो कंट्रीज, उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, किसके बीच में? यूएस और रशिया के बीच में। अटलांटिक कंट्रीज हैं जो नॉर्थ अटलांटिक, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको अपनी साइड खींचना चाह रहा था यूएस। और रशिया क्या चाह रहा था कोल्ड वॉर के टाइम की? कंट्रीज को मैक्सिमम सोशलिस्ट बनाया जाए, है ना। तो दो पोल क्रिएट हो गए थे, एक अपनी तरफ खींचना चाह रहा था, एक अपनी तरफ। अब जो नाटो के मेंबर्स हैं, नाटो की पॉलिसी जो रही है वो ओपन डोर पॉलिसी रही है, ठीक है। नाटो की पॉलिसी क्या रही है? ओपन डोर, यानी हर कंट्री को वो वेलकम करते हैं, कोई भी आ सकता है। रशिया का यूक्रेन के साथ टेंशन चल रहा है, क्योंकि यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूक्रेन भी उसमें से बना, बहुत कम इसका डेवलपमेंट है। लेकिन रशिया का यूक्रेन में इंटरेस्ट क्यों है? ये दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। यूक्रेन में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि रशिया के जो सी पोर्ट्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, बहुत ठंड पड़ती है। यूक्रेन में एक ऐसा सी पोर्ट है जो फ्रीज नहीं होता, ठीक है, जिसमें हॉट वाटर सी पोर्ट है। तो उससे क्या है, ट्रेड अफेक्ट नहीं होगा अगर वो रशिया को मिल जाता है तो। सी पोर्ट से बहुत ज्यादा वॉल्यूम कंट्रोल होता है ट्रेड का, अगर फ्रीज हो जाते हैं तो उससे रशिया का ट्रेड अफेक्ट होता है। अगर यूक्रेन को ये कंट्रोल कर लेता है इस पे अटैक करके, तो यूक्रेन का सी पोर्ट इसको मिल जाएगा। तो ये इसका इंटरेस्ट है, उसकी वजह से यूक्रेन को अपने अंडर में रखना चाहता है। यूक्रेन चाहता है नाटो का मेंबर बनना। अगर नाटो का मेंबर बन गया तो रशिया इस पे कभी अटैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज नाटो का देयर इज एन आर्टिकल 5 विच सेज कि नाटो के किसी भी मेंबर पे अगर अटैक किया तो वो पूरे नाटो पे अटैक माना जाएगा, और सारी कंट्रीज जिसमें यूएस भी है, नॉर्थ अटलांटिक दूसरी कंट्रीज भी हैं, वो सब मिलके इसको प्रोटेक्ट करेंगी रशिया के अगेंस्ट में। तो यू कैन इमेजिन क्या होगा उसके बाद, दूसरा कोल्ड वॉर चालू हो जाएगा। डायरेक्ट अगर हुआ तो वर्ल्ड वॉर ही हो जाएगा, राइट। तो अभी कोल्ड वॉर जैसी ही सिचुएशन बन रही है। क्यों? क्योंकि रशिया अपने ट्रूप्स जो है वो यूक्रेन वाले रीजन में, इस बॉर्डर पे इंक्रीज करता जा रहा है। अब यूक्रेन नाटो से हेल्प मांग रहा है। अभी यूक्रेन मेंबर नहीं बना, लेकिन नाटो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, और नाटो की जो कंट्रीज हैं वो भी अपनी जेट्स और शिप्स इस तरफ भेज रही हैं to mitigate any possibility of a war between यूक्रेन एंड रशिया। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो उसको उस चीज में हेल्प की जा सके यूक्रेन को। और रशिया अपने ट्रूप्स धीरे धीरे बढ़ा रहा है। ट्रूप्स बढ़ाने का क्या इंडिकेशन है कि वो यूक्रेन पे कभी ना कभी अटैक करेगा। तो बेसिकली अभी ये दोनों टेंशन यहाँ पर दोनों के बीच में चल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, राइट। So that was it for today's Hindu analysis. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you.